हेलो साथियों, आपका एनसीईआरटी की प्रतिभा बैच सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस सीरीज के अंदर पूरी एनसीईआरटी 6 to 12 करने जा रहे हैं। तो 6 and 9 तक, 6 to 9 हमने बोला था कि मैराथन के थ्रू उस एनसीईआरटी को कवर करेंगे। बट 10th की एनसीईआरटी को हमने अभी चालू किया था और 10th की एनसीईआरटी में हमने हिस्ट्री एंड साइंस की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था। अब देखें, हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमने 10th की नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके 4 सेक्शन फिनिश हो चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी को कवर कराया था। अब आपसे सवाल ये है एक मेरा छोटा सा, कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली में जो भी पर्सनालिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी वो कौन कौन सी पर्सनालिटी थी, उनके नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे कि आपका लास्ट क्लास का रिवीजन होता जाएगा अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी हुई है तो। ठीक है, अगर नहीं की है तो आप पहली क्लास से हमारी क्लास को फॉलो करें, तब जा कर के आपको पूरा प्रॉफिट है जो इस सीरीज का आपको मिल पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5th टॉपिक का कहना है कि जो विजुअलाइजिंग द नेशन है, आखिर आप एक नेशन को कैसे विजुअलाइज करेंगे। मतलब ये सीधा सा कि पूरा सेक्शन यूरोप के अंदर जो सेक्शन आप देखेंगे, चाहे वो फ्रांस का केस रहा हो, चाहे वो जर्मनी का केस रहा हो, चाहे वो इटली का केस रहा हो, कोई भी सेक्शन अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा कि देश का हर पर्सन, हर इंसान वहां पर नेशनलिज्म की भावना से प्रभावित था। अब देखें, अगर वो नेशनलिज्म की भावना से प्रभावित था तो जो पढ़ा लिखा सेक्शन था, जो पढ़ा लिखा समाज था, वो पढ़ा लिखा समाज तो इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इक्विटी, ठीक है, इन सारी चीजों के बेसिस पर जो है एकत्रित था, एक साथ था, एकजुट था। उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना ये थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सारी चीजें ये चाहिए। बट जो एक बहुत बड़ा सेक्शन जो पीजेंट्स का होता है कंट्री के अंदर, जो एक इलिटरेट सेक्शन होता है, जो लेबर क्लास होता है, अब भाई उसे नहीं समझ आती कि आप इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बातें क्या कर रहे हो, आप इक्वालिटी की बातें क्या कर रहे हो, या आप कॉन्स्टिट्यूशन की बातें क्या कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बातें क्या कर रहे हो, उसे ये कुछ समझ में नहीं आता। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर फिर आप क्या करते हैं, एक नेशनलिज्म की भावना को पैदा करने के लिए रोमांटिसिज्म क्रिएट करता है समाज। वहां के जो अवेयर लोग हैं, जो वहाँ के फिलोसफर लोग हैं, या जो वहाँ के पढ़े लिखे सेक्शन है, जो मिडिल क्लास सेक्शन है, वो क्या करता है, एक तरह से फिर रोमांटिसिज्म क्रिएट किया जाता है। और उस रोमांटिसिज्म में कंट्री को एज अ मदर, एज अ कोई लेडी, या किसी भी तरह से पर्सोनिफाई करके उसे पेश किया जाता है, ताकि उन लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म की भावना आ सके। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है एनसीईआरटी में कि व्हाइल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, यानी कि एक राजा को आप किसी स्टैचू के थ्रू, आप किसी पिक्चर के थ्रू, आप किसी पोर्ट्रेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये कैसे पॉसिबल होगा, हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन। आप एक देश को, एक राष्ट्र को, एक नेशन को एक फेस कैसे देंगे, आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि जो सेक्शन केवल रोमांटिसिज्म के बेसिस पर नेशनलिज्म की भावना से प्रभावित है, वो सेक्शन, वह सेक्शन उससे दूर न जाए और उसे एक पहचान मिल सके। आई होप बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब है। ठीक है, तो अब देखें कि आखिर हम एक नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या जो है यूरोप के अंदर उस नेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया। तो आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, अगर 18th एंड 19th सेंचुरी की बात करें, फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। पर्सोनिफाइंग का मतलब ये होता है साथियों कि किसी भी चीज को आप व्यक्तित्व की भावना से जोड़ दें। व्यक्तित्व की भावना से मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब केवल इतना सा है कि आप उसे एज ए ह्यूमन, आप उसे एज ए इंसान क्या कर दें, प्रमोट करना चालू कर दें, उसे पर्सोनिफाई करना चालू कर दें। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट वगैरह थे 18th 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि भाई देश को क्या करो, आप पर्सोनिफाई करके प्रेजेंट कर दो। अगर आपने पर्सोनिफाई करके प्रेजेंट कर दिया तो सिंपल सी बात है, जो अनअवेयर सेक्शन है, जैसे इक्वालिटी, जैसे फ्रीडम, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसी चीजें समझ में नहीं आती, वो सेक्शन, वह सेक्शन दूर नहीं जाएगा।
क्लियर है। तो इन द अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन, नेशन वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर। तो वहां पर क्या किया गया, नेशन को एज अ फीमेल फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया गया। तो अब देखो ये फीमेल फिगर का क्या मतलब है, जिस तरह से अगर हम बात करें तो हम भारत को क्या बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, यानी हमने पर्सोनिफाई किया हुआ है। या जो हमारे उस टाइम के लोग थे, लीडर थे, उस टाइम के आर्टिस्ट थे, उस टाइम के फिलोसफर थे, जिस टाइम पे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए बातें हो रही थी, जिस टाइम पे हमारा स्ट्रगल पीरियड चल रहा था इंडिया के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़े सेक्शन को भारत के जोड़ने के लिए इस फ्रीडम के साथ, इस मूवमेंट के साथ इसे पर्सोनिफाई कर दिया कि हम अपने लिए नहीं बल्कि भारत माता के लिए लड़ेंगे। और वो नेशनलिज्म की भावना, वो देशभक्ति की भावना, वो देश प्रेम की भावना आज भी हमारे अंदर है कि अगर कहीं पर बात आती है भारत की तो हम सब एकजुट हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं विदाउट किसी एक्सक्यूजेज के। क्या बात क्लियर है। तो यही बातें, सेम बातें क्या हुई यूरोप के अंदर इम्प्लीमेंट की गई वहां के आर्टिस्टों के द्वारा 18th एंड 19th सेंचुरी में। और क्या किया गया, जो नेशन है उस नेशन की भावना को या उस नेशन को पर्सोनिफाई कर दिया गया एज अ फीमेल फिगर्स में। आई होप बात क्लियर होगी। तो द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ, rather it sought to give the abstract idea of the nation of a concrete form, that is the female figure became a allegory of the nation। यानी यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर वुमेन नहीं थी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही थी। उन्होंने क्या किया, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया थे, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब होता है कि जो फीलिंग्स थी उनकी, जो उनके इमोशंस थे, जो उनका लव था, जो उनका अट्रैक्शन था, जो उनका नेशन के प्रति अफेक्शन था। यानी अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी फीलिंग्स, कोई ऐसा इमोशन जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते। उन्होंने अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्या कर दिया, एज अ फीमेल फिगर के फॉर्म में या एलिगरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। क्या बात क्लियर हो गई। तो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब समझ में आ गया कि यानी जैसे आप फील कर सकते हैं बट आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पर एक वर्ड आया है एलिगरी। तो एलिगरी का मतलब क्या होता है, एलिगरी का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया है, कोई भी एक स्टैचू बना दिया, ठीक है। यानी एलिगरी आपने कुछ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक स्टैचू फॉर्म में, एक मूर्ति फॉर्म में आपको दे दिया है। तो आपने जो भी फीमेल फिगर वहां पे क्रिएट किया है, तो जिस कंट्री की बेसिस पे आप क्रिएट करेंगे उसे आप उसका एलिगरी बोलेंगे, ठीक है। अभी एलिगरी को और आगे क्लियर हो जाएगा एलिगरी है क्या। तो यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग देखेंगे तो वहां के आर्टिस्टों ने क्या किया था, वहां पर एक फीमेल एलिगरी यूज की थी, जो कि आप जो है फ्रेडरिक सोरियो साहब की पिक्चर में देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें आइडिया ऑफ लिबर्टी को, आइडिया ऑफ जस्टिस को एंड रिपब्लिक के आइडिया को वहां पर रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू द एलिगरी ऑफ अ फीमेल। क्लियर है, क्लियर हो गई बात। चलें आगे देखते हैं। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of wagging scales। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि लिबर्टी की जो है, जो भी एलिगरी बनाई जा रही थी उस टाइम पे उनका क्या शेप वगैरह था, क्या स्ट्रक्चर था, जिस तरह से। जबकि जस्टिस का जो आपको एलिगरी देखने को मिलेगा तो वो ब्लाइंड फोल्ड जो है, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, वुमेन है जिन्होंने एक तराजू को कैरी किया हुआ होता है। तो आप इस बात को यहाँ से समझ सकते हैं। सिमिलरली फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। तो वहां पर 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो फीमेल एलिगरी थी उन्हें किसके थ्रू जो इन्वेंट किया गया, उस टाइम के आर्टिस्ट के थ्रू, ठीक है। इन फ्रांस सी वॉज स्टैंड मैराइन। अब देखिए यहाँ पे मैरियन का नाम आता है। मारियान क्या है, मारियान एक आप देखेंगे फ्रेंच नेम है, ठीक है। अब ये मारियान कैसा नेम है, एक फ्रेंच नेम है, सिंपल सी बात है। ये जो है एक बहुत कॉमन नेम था उस टाइम पे, तो उन्होंने अपनी एलिगरी को उस टाइम पे क्या किया, उसे नाम दे दिया मारियान। क्या नाम दे दिया,
मारियान, ठीक है। अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, तो कैसा नेम था ये, क्रिश्चियन नेम था। विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, और जिसके तहत पीपल ऑफ नेशन या आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, यानी कि जो लोगों के राष्ट्र का आइडिया था, जो लोगों के राष्ट्र की सोच थी, उसे उस मारियान के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश की। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेड statues of Marianne were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to pursue them to identify with it, ठीक है। Marianne images were marked on coins and stamps, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मारियान नाम के अलगरी बनाई गई, तो उसके हाथ में आप जो है देखेंगे कि ट्राई कलर है, वहां पर आप देखेंगे, ठीक है। अभी हम पिक्चर को देखेंगे, ठीक है। और उसको कहाँ लगा दिया गया, एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी के फॉर्म में उसे पर्सोनिफाइड कर दिया गया, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, सिंपल सी बात है, पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पर लोग ज़्यादा कलेक्ट होते थे, ठीक है, उन जगहों पर उन्हें लगा दिया गया, ठीक है। और बाकी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो उनकी जो पिक्चर थी, उनकी पिक्चर को कॉइन्स, स्टाम्प वगैरह में भी खूब यूज किया गया उस टाइम पे, ठीक है। तो ये बातें थी मारियान की। एक क्या बात क्लियर हो गई, तो मारियान नाम की एल्गरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर सिमिलरली आप जर्मिया की देखेंगे, तो जब आप देखेंगे कि जो है जर्मनी के अंदर की बात, तो जर्मेनिया बिकेम द एल्गरी ऑफ द जर्मन नेशन, तो आप देखेंगे जर्मन नेशन के लिए जो जर्मन राष्ट्र था उस टाइम पे, उन्होंने एक जर्मेनिया नाम का एल्गरी रेडी किया, ठीक है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, देखिए जो ओक लीव्स का क्राउन पहनती हैं वो जर्मेनिया, अभी हम पिक्चर में आपको क्लियर कर देंगे। तो उसे क्या माना जाता है, उसे उस टाइम पर जो है जर्मन के लिए बहुत, एक तरह से बोल सकते हैं, और बहुत प्योर एंड एक तरह से उनके जो इमोशंस है उस ओक लीव से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोज, तो हीरोइज्म के लिए इन लोगों ने जो है यूज किया कि एज अ हीरो, एज अ अपने उसको कि भाई हमें अब जो लड़ना है, जो भी लड़ाई लड़नी है वो जर्मेनिया के लिए ही लड़नी है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। तो एल्गरी का मतलब है कि व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एवेन्यू, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, एन एल्गोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अगर हम यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश करें, तो आप पिक्चर में देखेंगे कि ये देखिए, ये जर्मेनिया की पिक्चर है, ये जर्मेनिया का एलेगरी है जो उस टाइम पर जर्मनी के अंदर यूज किया गया था। तो ये आप देखेंगे कि ये जो ओक लीव्स का पहने हुए क्राउन है, इनके हैंड में फ्लैग है, ठीक है, स्वॉर्ड है, तो एक तरह से ये दिखाया गया है कि ये फ्रीडम के लिए हमारे लिए लड़ रही हैं। तो जर्मनी वालों के जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, वो इनके प्रति क्या होना चालू हो गए, अट्रैक्ट होना चालू हो गए, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ जो है चीज़ें गिवन है, सिंबल्स गिवन है, उनके सिग्निफिकेंस गिवन है। तो ये हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस वगैरह में पढ़ा हुआ है, ठीक है, 9th वगैरह में। आप ये देखेंगे कि ये जो है जर्मेनिया से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं। आप ये देखेंगे कि जो है उस टाइम पे जर्मेनिया का फॉलन डाउन दिखाया गया है, 1815 के आसपास की जो है जर्मेनिया गिरी हुई है, तो ये भी एक एल्गरी से रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। अब आप देखेंगे कि जर्मेनिया को यहाँ पे लड़ने के लिए जाते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये जो आर्टिस्ट हैं 18-19 सेंचुरी के, ये सब इस चीज़ को क्रिएट कर रहे थे, चीज़ों को विजुअलाइज देखने के लिए, ठीक है, कि जो है जर्मनिया लड़ने जा रही हैं। अब अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए वहाँ से अगर आप देखेंगे कि जो है जो एल्गरी वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चंस आपको एक ही दो देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई साथियों, जो क्वेश्चन एक्चुअल में आता है ना वो यहीं से आता है, ठीक है। कहाँ से आता है, यहीं से आता है। क्यों आता है मैं भी बताऊंगा अभी इस चीज को, जस्ट अ सेकेंड। देखिए हमने एल्गरी को इसलिए समझ लिया ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कैसी प्रॉब्लम, कभी कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई एल्गरी क्या होता है और एल्गरी की मीनिंग क्या होती है और एल्गरी का यूज क्यों किया जाता है, या आपसे पूछ सकता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को या किसी भी इंसान को, किसी भी राजा को आप एज अ सिंबॉलिक फॉर्म में तो यूज कर सकते हैं उनकी पिक्चर्स लगाकर, बट अगर आपके नेशन की बात आए, आपको कहीं नेशन को दिखाना हो
किसी राष्ट्र को दिखाना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं और आपसे पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ पे इस एलिगरी वाले कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे कि भाई हमारे पास जर्मेनिया नाम की हमने एलिगरी देखी थी, हमने वहाँ पे जो है मारियान नाम की एलिगरी को देखा था, जो उस टाइम पे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थी। जर्मनी वालों ने जर्मेनिया को यूज किया था और जर्मेनिया को उन्होंने ऐसा रिप्रेजेंट किया अपने अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कि लोगों की भावनाएं देश के प्रति या हर सेक्शन की भावना देश के प्रति जागृत हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद की भावना और इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद की भावना। ठीक है, अब राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का यहाँ पे क्या गेम है, इस बात को समझना थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हमने सारी बातें देखी कि वहां से लेकर के, जहां से आप कहेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के आकर के इटली जर्मनी वगैरह सारी चीजें देखी। अब देखें, अगर यहाँ पे देखा जाए बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। अब यहाँ पे कहा गया है, एनसीईआरटी का कहना है कि अगर आप 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक देखेंगे तो जो नेशनलिज्म की भावना थी, जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे, वो आकर के इस सेंचुरी के हाफ तक वैसे नहीं रह गए थे जैसे पहले थे, यानी कि यहाँ पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना गिरती हुई दिखेगी। ठीक है, बट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। During this period, nationalist group became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European powers, in turn, manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. अब यहाँ पे बात को समझें कि यहाँ पर जो पहले नेशनलिज्म की भावना थी, ये 19th सेंचुरी के ये जो लास्ट क्वार्टर की बात की गई है, वो इंपेरियलिज्म की भावना यहाँ पर खत्म होती नजर आएगी। अब यहाँ पर जो है नेशनलिज्म की भावना, ठीक है, अभी यहाँ पर बात क्या हुई, यहाँ पर जो अब नेशनलिज्म की भावना का मतलब उठाया जाने लगा लोगों के द्वारा या वहाँ के राजाओं के द्वारा या वहाँ के एलाइट क्लास के द्वारा, तो वहाँ पे एलिट क्लास के द्वारा ये जो भावना थी ये थी कि भाई हमें जाना है, किसी एरिया में जाएंगे, मारकाट मचाएंगे, उस एरिया को हड़प लेंगे, उस एरिया को अपने अंदर ले लेंगे, हम अपने जो टेरिटरी है उसका एक्सपेंशन करेंगे, हम अपने आसपास लोगों को नहीं रहने देंगे, हमारे ही समाज, हमारे ही इथिकल के लोग यहाँ पे रहेंगे, हमारे ही एथेनिक वाले लोग यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसी भावनाएं यहाँ पर जागृत होती दिखेंगी, आपको ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देते हुए आप देखेंगे। ठीक है, बट जो नेशनलिज्म की भावना स्टार्टिंग में थी वो भावना यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगी, खत्म मिलेगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं कि यहाँ पर लोग मार काट में ज्यादा आ गए कि हमें जानना है भाई, हम उसकी टेरिटरी हड़प लेंगे, हम उसे मारेंगे, हम ऐसा करेंगे। यानी कि एक तरह से यहाँ पर पूरा समाज एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा था, अगर कोई आकर के उसमें आग लगा दे कि भाई चलना है हमें देश के लिए, हमें उसके लिए उसे बस मार के आना है और मारने से ही हमें क्या मिलने वाला है, हमें आज़ादी मिलने वाली है, तो उनके लिए आज़ादी का मतलब, लिबर्टी का मतलब चेंज हो चुका था। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। अब देखें सर, बाल्कन्स वाला रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, बाल्कन्स का क्या लेना देना है। तो आपको कुल मिलाकर के नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म में बाल्कन को ही पढ़ना है। देखिए, बाल्कन वाले एरिया को अभी हम कवर करेंगे कि बाल्कन वाला रीजन है क्या, और बाल्कन वाले रीजन में क्या क्या बातें आई थी। पहले वहां पर ऑटोमन एम्पायर का जो है शासन था, टर्की जो वहां पर राज कर रहा था। आफ्टर दैट क्या हुआ, वहां से कुछ कंट्रीज या वहां से कुछ नेशंस अलग अलग उन लोगों ने अपनी अपनी आवाजें उठाई और वहां से आजाद होना चालू हुए। तो अब यहाँ पर बाल्कन वाला टेंशन जो एरिया था वो यूरोप का आफ्टर 1871 बहुत ज्यादा टेंशन वाला एरिया था। द बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्रेजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, ठीक है, क्रोशिया, बोस्निया एंड आपका हर्जेगोविना, ठीक है, आपका स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as Slavs। देखें,
जो बाल्कन्स में रहने वाले लोग थे वो अपने आप को स्लैब्स बोलते थे। क्या बोलते थे? स्लैब्स बोलते थे। तो ये जो रीजन्स हैं, ये रीजन्स एक तरह से आपको जियोग्राफिकली एंड एथनिक वेरिएशन के साथ देखने को मिलेंगे अगर आप कंपेयर करेंगे मॉडर्न डे से। ठीक है, तो इन रीजन्स में टेंशन क्या थी? टेंशन ये थी, सिंपल सी बात है कि अगर आप देखेंगे चाहे वो जर्मनी रहा हो, चाहे वो इटली रहा हो, चाहे वो रसिया रहा हो, चाहे वो ब्रिटेन रहा हो, अब इनके बीच में टेंशन ये बढ़ने लग गई कि भाई हम जो आज़ाद हुए हैं, जैसे ग्रीस उस टाइम पे आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो अब हम क्या करें, एक बहुत लंबे या टेरिटरी पे, लॉन्ग टेरिटरी पे कब्जा कर लें, अदरवाइज दूसरा कर लेगा। तो इस वजह से ये वाला रीजन क्या था, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। ठीक है, A large part of Balkans was under the control of Ottoman Empire। अगर आप इनिशियली फेज में देखेंगे तो जो बाल्कन्स का बहुत बड़ा एरिया था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। यानी कि जो वहां पर रोमांटिक नेशनलिज्म की भावनाएं जगी लोगों के अंदर, वो बाल्कन्स को क्या करने लग गई, बाल्कन्स को डिसइंटीग्रेट किया उन्होंने। सिंपल सी बात है, ऑटोमन एम्पायर ब्रेक होना चालू हुआ और ये एक ऐसा रीजन बनना चालू हो गया कि जैसे कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ कोई एक बंदे को बैठा दिया जाए और उसे बोलने की ये बारूद के ढेर पर बैठा है और अगर हम उसमें आग लगा देंगे तो क्या होगा, वो एक्सप्लोज हो जाएगा, फट जाएगा। तो बाल्कन का रीजन यहाँ पर इस टाइम पर ऐसा बन चुका था कि जैसे कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ कोई इंसान। ठीक है, ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with very little success। तो ऑटोमन एम्पायर क्या कर रहा था इस टाइम पे, कोशिश तो उसने बहुत की कि जो है वहां पर मॉडर्नाइजेशन ला करके या इंटरनल रिफॉर्म्स ला करके वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे या बनाए रखे या अपने आप को मजबूत करे, बट उससे ज्यादा सक्सेस वहां पे हाथ नहीं लगी। तो वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो जो छोटे छोटे जो वहां पे राज्य थे या जो छोटे छोटे एरिया थे, उन लोगों ने अपनी अपनी नेशनलिटीज को क्या किया, उन्होंने ब्रोक करना चालू किया और उसे ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर कर लिया या इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। The Balkan peoples based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence। तो यहाँ पर यही सारी बातें थी कि जो भी नेशनैलिटीज वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर से ब्रेक होकर के, अलग होकर के अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुकी थी, बट उन्हें ऐसा फिर से फील होने लग गया था कि भाई हमने तो अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की है बट अभी पूरी तरह से नहीं। तो एक तरह से बाल्कन का जो थॉट था, जो वहाँ पे स्लेव वगैरह थे, जो उनका मानना था, उनकी जो एथनिक वेरिएशन थी, उसकी वजह से ये पूरा बाल्कन एरिया एक बार फिर से किस में आ गया, एक बार से फिर से चपेट में आ गया इस चीज के। क्लियर है ये बात? चलिए, अगर एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज की बात की जाए तो स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर जो स्लाविक नेशनलिटीज थे, जो यहाँ पे स्लाविक लोग थे, यानी कि स्लाविक हमने बताया कि जो बाल्कन वाले रीजन में रहने वाले लोग थे वो अपने आप को स्लैव्स बोलते थे। तो जो स्लैव्स थे तो उनको स्लाविक बोला जाता है। जो स्लाविक नेशनलिटीज थी उसे डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए ये सारा एरिया एक तरह से बहुत बड़ा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। ठीक है, द बाल्कन स्टेट्स वर fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर जो बाल्कन वाले रहने में, यहाँ पर जो बाल्कन के क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, जो छोटे छोटे टेरिटरी थी, जो छोटे छोटे नेशनलिटीज थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जल रहे थे। यानी सिंपल सी बात है कि किसी के पड़ोसी के घर में अगर डेवलपमेंट हो रहा हो या पड़ोसी खुश हो तो सिंपल सी बात है उसका पड़ोसी खुश नहीं होगा। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर थी कि ये लोग एक दूसरे से क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे और ये अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, भले ही
उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़ रहा हो, ठीक है। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर रिवलरी। अब देखो यहाँ पर मैटर क्या है कि बाल्कन से आखिर टेंशन में और ज्यादा वाला मैटर तब बन गया जब यहाँ पर बिग पावर्स, बड़ी पावर्स इंटरफेयर करने लग गई, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस रिवलरी अमंग द यूरोपियंस पावर ओवर ट्रेड, कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट, ठीक है। दीज रिवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ईच पावर, रसिया, जर्मनी, England, Austro-Hungary was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area। तो जो भी बड़ी यहाँ पर पावर्स थी, आप रसिया को देखेंगे, आप जर्मनी को देखेंगे, आप इंग्लैंड को देखेंगे, आप ऑस्ट्रो हंगरी को देखेंगे, तो ये सारी पावर्स क्या कर रही थी, वहां पर काउंटर करना चालू कर दिया अदर पावर्स का। और काउंटर करने के साथ साथ इन्होंने अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को उस एरिया में एक्सटेंड भी करना चालू किया, ठीक है। दिस लेड टू अ स्टोरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये सारी कहानी आपको कहाँ लीड करके ले जाएगी, ये सारी कहानी आपको जा करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंप करा देगी, जो कि 1914 से 1918 के बीच चला था, ठीक है। तो ये आपको आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बातें क्या है, तो आप ये देख सकते हैं, ये एक जो है मैप दिखाया गया है, आ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, और ब्रिटिश एम्पायर का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म। अब जो नेशनलिज्म जो था, जो राष्ट्रवाद की भावना वाले लोग थे, जो राष्ट्रवाद था वो इम्पेरियलिज्म से अलाइन करने लग गया, लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, ठीक है। बट मीनवाइल many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity foiled in confrontation with imperialism. European ideas of nationalism were now were replicated for people everywhere developed their own specific variety of nationalism, ठीक है। But the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal। अब यहाँ पे बात इतनी सी है इस पैराग्राफ के अंदर कि जब यूरोप इस डिजास्टर को क्या करने लग गया, लीड करने लग गया, तो नेशनलिज्म जो था वो अलाई करने लग गया किसमें, इंपेरियलिज्म में। बट जैसे जैसे यूरोप ने पूरी दुनिया के अंदर अपने इंपीरियल को या अपने कॉलोनी बनानी चालू की, तो वहां पर एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुए और डेवलप होना चालू हुए हर जगह पर। तो सिंपल सी बात ये है कहने का मतलब कि जैसे जैसे एंटी इंपीरियल मूवमेंट चालू होंगे तो वहां पर लोगों ने अगेन एक बार फिर से नेशन स्टेट की डिमांड करना चालू की, और उस नेशन स्टेट की डिमांड को लोगों ने अपनी बातों को रखा, और ये जो है नेशन स्टेट की डिमांड एक तरह से नेचुरल एंड यूनिवर्सल बन गई। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए, अगर आपको बात क्लियर हो गई है तो सिंपल सी बात ये है कि अगर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है, और उन क्वेश्चंस का कहना ये है कि भाई अभी तक आपने जो पढ़ा है क्या उसके बारे में आपको पता है। तो यहाँ पर राइट अ नोट ऑन जोसेफ मैजनी, आपको जोसेफ मैजनी के बारे में लिखना है, आपको काउंट काबूर के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में लिखना है, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में, द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स, तो इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हम आपको बताएंगे कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो सारी चीज़ें ये डिफाइन कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो ये था पूरी कहानी नेशनलिज्म इन यूरोप की, कि आपकी नेशनलिज्म इन यूरोप की कहानी कहाँ से शुरू होती है। एक बार रिकॉल करा देते हैं, आपका रिकॉल यहाँ पे करा देते हैं कि जो है आपका जो है 1498 से जहाँ से यूरोप का फ्रेडरिक सोरियो की पिक्चर आती है वहाँ से आप लेकर के आते हैं, और वहाँ से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक की बात समझ जाते हैं। क्या बात क्लियर है? तो चाहे आपका जो है अगर आप देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, 1789, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, फिर इसके बाद आएगा आपका नेपोलियन का राइज होगा और नेपोलियन कोड आएगा। फिर नेपोलियन कोड आने के बाद
नेपोलियन कोड जब आएगा, नेपोलियन कोड आने के बाद आप देखेंगे कि नेपोलियन डिक्लाइन हो जाता है, ऐसे 3 पावर्स हरा देती हैं और उनका फिर से डोमिनेंस चालू हो जाता है। जैसे ही नेपोलियन यहाँ पे डिक्लाइन होगा तो आप ये सारी चीज़ें देखना चालू करेंगे और एक एरा देखते हैं फिर बीच में 1830 से 1848 तक का एरा, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये हंगर एंड हार्डशिप का एरा होता है। और उसके बाद की कहानी आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गई होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और ऐसे ही प्यार दिखाते चलें ताकि ये सीरीज एक तरह से पूरी तरह से कामयाब रहे।